स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की बाजार स्थित पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगी और आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। रुड़की से बड़ी जानकारी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। मौके पर एसपी समेत कई आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आग लगने के कारणों की जानकारी में जुटे हुए हैं अधिकारी। ये बड़ी खबर। रुड़की से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रुड़की बाजार स्थित पटाखों के गोदाम में भीषण आग लगी और आग में झुलसने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। ये जानकारी वहां से मिल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। मौके पर एसपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। आग लगने की वजह क्या रही अभी तक ये साफ नहीं है। इन कारणों को तलाशने में वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटाखे के गोदाम में आग लगी। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। 3 लोगों की जान चली गई है आग में झुलसने की वजह से। 2 तस्वीरें। पटाखे का गोदाम ये बताया जा रहा है जहां पर अचानक से आग लगी और आग लगने की तस्वीर भी आपके सामने। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। फायर कर्मी यहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। तब ये घटना हुई थी तो इसमें जो भी इंजर्ड थे तत्काल इनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया था। उसमें 2 लोग की तो तत्काल मृत्यु की पुष्टि हो गई थी। इसमें जो इसमें अदनान और अरमान नाम के जो बच्चे थे, साथ ही साथ इसमें 3 लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिसमें थर्ड की भी मृत्यु हो गई थी। 2 लोग चूँकि सांस नली में उनके जैसे डॉक्टर से भी बात हुई है, स्मोक ज़्यादा भरने के कारण क्रिटिकल कंडीशन में थे, लेकिन अब उनको कंट्रोल में आने के बाद तत्काल जो है इनको कोरोनेशन हमारा जो वहाँ पर हॉस्पिटल है देहरादून में, वहाँ रेफ़र कर दिया गया है। अभी 2 लोग लाइफ मतलब सेविंग में है, मतलब उनकी लाइफ अभी थ्रेट से थोड़ा बाहर है। तो 3 लोग की इसमें पुष्टि डॉक्टर द्वारा अभी कर दी गई है। 2 लोग को रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ जो इसका ओनर था, जो जिंदल करके, आलोक जिंदल करके, उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है और इसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारी जांच टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर, फोरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है और हमारे जो फायर सर्विस के एक्सपर्ट हैं, CFO वगैरह, वो भी पहुँच चुके हैं। किन कारणों से लगी, क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे गोदाम खुला यहाँ पर, इस सभी बिंदुओं पर इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया है। जो पता चला है कि 5 लोग थे, जिनमें से 3 की 5 को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, लेकिन जैसे बताया गया है कि 3 की संभवतः मृत्यु हो गई है और 2 थोड़े गंभीर घायल हैं। सर, जिस तरह शहर के बीच में पटाखे का गोदाम है, तो क्या ये नियम के अनुसार है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें देखेंगे क्या इसमें किस वजह से ये रहा है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन प्रशासन क्यों जो है जागरूक? इसमें मौके टाइम पे हम ये कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आगे भी हम इसमें प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। तो शहर के बीचों बीच ये पटाखे का गोदाम जहां पर आग लगी और अधिकारियों को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 लोगों की जान चली गई है, 2 की हालत गंभीर है। विनीत मेरे साथी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारियों के लिए वो बताएंगे आपको किस तरीके से वहां पर ये हादसा हुआ। विनीत, अधिकारी अभी क्या कुछ बता पा रहे हैं और ये शहर के बीचों बीच जो पटाखे का गोदाम था, ये कब से चल रहा था, इसके बारे में क्या जानकारी और आग किस वजह से लगी? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, ये जो घटनाक्रम में पूरा आग लगने का तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, 9 साढ़े 9 के आसपास। लेकिन उसके बाद जब अचानक भयंकर आग गोदाम में लगी, पटाखों के गोदाम में जो आबादी के बीच में बना हुआ है, वो करीबन कई साल से गोदाम यहाँ पे चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन लगातार तो कार्रवाई करता है कि आबादी के बीच गोदाम नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा हादसा यहाँ पे जरूर हो गया है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है आग में झुलसने से और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल है, उनको देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अभी जो SSP हरिद्वार है, जो प्रशासन के अधिकारी है, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंच चुकी है और बताया ये भी जा रहा है कि जो गढ़वाल IG है, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाला है। तो यानी एक बड़ा दुखद हादसा जो आज रुड़की में हुआ है, पटाखा गोदाम जो है उसमें आग लगने से। जी ठीक है। शहर में घनी आबादी के बीच में ये गोदाम चल रहा था जहां पर ये धमाका हुआ, उसके बाद 3 लोगों की जान गई। अधिकारी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। शुक्रिया विनीत, आप नजर बनाए रखें। अमेठी से बड़ी खबर है हादसे की। अमेठी में तेज रफ्तार कार का कहर दिखाई दिया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के पलटी है और हादसे में कार सवार सभी 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर हालत में तीनों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मुंशीगंज कोतवाली के शाहगढ़ के पास ये हादसा बताया जा रहा है। वहीं की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेज रफ्तार कार का कहर, कार अनियंत्रित होकर के यहाँ पर पलटी। हादसे के बाद की तस्वीर आपके सामने है। कार में सवार 3 युवक जो घायल हैं, गंभीर हालत इनकी बताई जा रही है। तीनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। मुंशीगंज कोतवाली के शाहगढ़ के पास ये हादसा बताया जा रहा है। तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा, अनियंत्रित होकर के कार पलटी और 3 युवक जो कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेज दिया गया। और मुंशीगंज कोतवाली के शाहगढ़ के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
3 लोगों की हालत गंभीर। कार किस तरीके से यहाँ पर पलटी अनियंत्रित होकर के, क्योंकि तेज रफ्तार कार की थी और तेज रफ्तार की वजह से ही यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। कार पलटी और उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। हादसे के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। हादसे के बाद की ही ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेठी में यह हादसा हुआ है। कार हादसे का शिकार तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर के पलटी और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। मरीजों की जिंदगी में उजाला करने वाले डॉक्टर अंधेरे में काम करने को मजबूर हैं। जी, वजह गाजियाबाद के संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में बीती 16 तारीख को शॉर्ट सर्किट हुआ था और जिसके बाद अस्पताल के ओपीडी वार्ड में बत्ती गुल है, बिजली तक नहीं है। बिना लाइट के ही ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख लीजिए किस तरह से जिला संयुक्त अस्पताल के ओपीडी सेक्शन में बिना बिजली के ही मरीज कतार में खड़े हैं और साथ ही डॉक्टर भी टेबल पर छोटी लाइट रख करके मरीजों को देख रहे हैं। मरीजों का कहना ये कि बिजली ना होने की वजह से बहुत परेशानी इनको यहाँ पर हो रही है। कई दिनों से अस्पताल में बिजली नहीं है और इसी तरीके से डॉक्टर्स मरीजों को देख रहे हैं। इतनी लंबी कतार यहाँ पर मरीजों की लगी हुई है। 2 तस्वीर, जिला अस्पताल की हालत को आप समझिए। अंधेरे में काम यहाँ पर डॉक्टर करने को मजबूर हैं। कई दिनों से यहाँ पर लाइट नहीं है और अंधेरे में यहाँ पर मरीजों को टॉर्च की लाइट में डॉक्टर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर तीमारदार बेहद परेशान, मरीज ये कह रहे हैं कि कई दिनों से ये सब हो रहा है। कई मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में मरीज लगे हुए हैं। लाइट नहीं होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देख रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। 4 दिन से ये प्रॉब्लम आई है, केबल चढ़ गया है। तो इधर तो छुट्टी आ गई थी तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अब आज थोड़ा सा है, आज ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कह रहे हैं कि भी थोड़ा टाइम और लेगा। तो सर ऐसे जितनी जो व्यवस्था है हम लोगों की हो सकी है हमने कर दिया है। जहाँ पे थोड़ी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको अभी वो बिजली वाले अपने हिसाब से देखें। जोशीमठ से अगली खबर। जोशीमठ में मारवाड़ी के पास हाईवे में फिर दरार देखी गई है। हाईवे के 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार आई है और हाईवे पर कई अन्य जगहों पर भी, नई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि दरारें देखी गई हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा और जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें देखी गई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरार आई हुई है। एसबीआई शाखा के सामने भी दरार है। चुनार गांव जाने वाला जो रास्ता, वहां पर भी बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें हैं। लगातार मुश्किलें यहाँ पर किस तरीके से बढ़ रही हैं देखिए आप। मारवाड़ी के पास हाईवे पर फिर से दरार आई हुई है। 10 किलोमीटर के हिस्से में दरार की खबर है। हाईवे पर कई नई जगहों पर फिर से दरारें देखी जा रही हैं। ये नई दरारें बताई जा रही हैं। आपदा की चपेट में 40 मीटर दीवार का हिस्सा, जेपी कंपनी के स्टोर के पास दरारें आई हुई हैं। रेलवे गेस्ट हाउस के पास भी दरार है। इसके अलावा एसबीआई शाखा के सामने भी दरार की खबर है। चुनार गांव जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी दरार आई हुई है। मारवाड़ी पुल से 100 मीटर पहले हाईवे पर दरारें देखी गई है। यहाँ पर देख लूँगा, यहाँ पर लगभग एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। कल रात लगभग ये किसको बताया जाए 20 फीट का गहरा है और इससे जो यात्रा वाहन है या यात्रा जो गाड़ी है मेन हाईवे यही है। तो जानते हैं लोग किस तरह से ये गड्ढा हुआ, कैसे ये गड्ढा हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बताया कि किस तरह से गड्ढा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ ये गड्ढा, कितना गड्ढा है? ये हमने भी कल शाम को देखा। ये जब इसमें गड्ढा देखा तो हमने बोला कितना गहरा गड्ढा होगा। फिर हमने इसको नापा तो तकरीबन 20 फीट या 25 फीट सरिया इसके अंदर गई और यहाँ पे इसके चारों तरफ फिर ये पत्थर का बैरियर किया गया। आप लगाओ कि ये हमारा एक राजमार्ग है। अगर इसमें यात्रा चले, क्या यात्रा सुरक्षित है? क्या किसी की गाड़ी या किसी का मोटरसाइकिल या किसी का बच्चा भी इस खड्डे में गिर सकता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ही नहीं, एक खड्डा आगे भी है जो कि पूरे रोड पे खड्डे बने जा रहे हैं और प्रशासन कह रहा है जोशीमठ सब कुछ ठीक है। क्या ये ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। और जो भी हालत अभी जोशीमठ की है ये दैनिक नहीं है, बहुत ही दुखदायक है और जल्दी से जल्दी सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेने चाहिए। जी आपने खुद यहाँ पर इसको नापा है, कितना गहरा है, कितना चौड़ा, कितना गहरा गड्ढा है ये लगभग? धन्यवाद। ये सुबह हमने सरिया डाल के इसमें नापा है, बल्कि हमने इसको ग्रुप में भी भेज रखा है तो उसमें अभी आप लोग शायद देख पाएंगे। तो इसमें कम से कम 20-30 फुट गहरा ये सरिया से नापा गया है। तो कम से कम 20-30 फुट गहरा ये हो चुका है। और इसके अंदर से जो है कि वो एक ठंडी ठंडी हवा सी भी निकल रही है और कम से कम आप भी देख पा रहे होंगे कि रोड में भी कम से कम 2-2.5 फीट का धसाव नीचे को बैठ गया है। अच्छा, जो ये गड्ढा हुआ है तो ये सीधे में नहीं है, ये रोड की तरफ को है, अंदर की तरफ को। तो ये कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है।
तो देखिए, कुछ ही वक्त के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो नई दरारें यहाँ पर देखी गई हैं वो बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है। एबीपी गंगा के सवाल क्या है इन दरारों को लेकर, वो आपको सबसे पहले बता दें। इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? लगातार ये कहा जा रहा है सरकार अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाई है यहाँ के लोगों के लिए। जोशीमठ संकट के बीच चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। उससे पहले लगातार नई नई जगहों पर फिर से दरारें देखी जा रही हैं। जोशीमठ से मारवाड़ी जाने वाले हाईवे पर भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी दरारें हैं। जोशीमठ संकट के बीच कैसे होगी चारधाम यात्रा, ये बड़ा सवाल है। चारधाम यात्रा की शुरुआत कुछ ही वक्त में हो जाएगी। जोशीमठ संकट के बीच में क्या है प्रशासन की तैयारी, ये अब जोशीमठ के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या ऐसे हालात में चारधाम यात्रा संभव हो पाएगी क्या? ये सवाल बड़ा अपने आप में हो जाता है। जोशीमठ का हल नहीं निकला, यात्री कैसे संभव, यात्रा कैसे संभव है जब जोशीमठ का हल आप नहीं निकाल पा रहे हैं? करीब 2 महीने का वक्त क्या कर रहा है प्रशासन? बड़ा सवाल ये कि 2 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला दिखाई नहीं दे रहा, रणनीति समझ में नहीं आ रही है। जोशीमठ संकट के बीच में कैसे होगी चारधाम की यात्रा, सबसे बड़ा सवाल ये। चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन जोशीमठ के लोगों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया गया? ये बहुत सारे सवाल है जो खड़े होते हैं। और देखिए, जोशीमठ का हल अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है, तो यात्रा कैसे संभव है? यात्रा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? करीब 2 महीने का वक्त बचा आपके पास, 2 महीने का वक्त गुजार दिया लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन को लेकर सवाल, सरकार को लेकर सवाल, सरकार की मंशा को लेकर सवाल। संकट के बीच में कैसे होगी चारधाम यात्रा? एक तरफ तो दावा ये किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा सकुशल संपन्न करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जोशीमठ का कोई प्रबंध सरकार नहीं कर पाई है। जोशीमठ को बचाने की जो मुहिम चल रही थी उस पर भी सरकार कोई ठोस कदम लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए, बद्रीनाथ हाईवे पर दरार आई हुई है। 4 तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं। हाईवे पर गहरा गड्ढा हो गया है, दरारें और बड़ी और चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ आपदा का संकट जो है, जो आपदा का संकट बना हुआ है वो अभी बरकरार है। यहाँ के लोग बहुत चिंतित हैं, सरकार पर सवाल। और अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। अब जब ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ को लेकर ही बेहतर कदम आप नहीं उठा पा रहे हैं, दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में चारधाम यात्रा कैसे संभव हो पाएगी? यात्रा को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुनर्वास को लेकर, यहाँ के लोगों को अलग जगह पर शिफ्ट करने को लेकर कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही। और इसी बीच में ये खबर है कि अलग अलग हिस्सों में नई दरारें देखी जा रही हैं जो संकट को और गहरा करती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ें। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में योगी सरकार के कामकाज की झलक दिखाई दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। सपा के विधायकों ने वेल में आकर के राज्यपाल वापस जाओ, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। सदस्यों ने हंगामा करते हुए सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पूरा पढ़ा। इस तरीके से हंगामा हुआ पूरे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान। पूरे टाइम इसी तरीके से नारेबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी और साथ में जो और भी विपक्षी दलों के विधायक हैं वो हंगामा करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, हाथों में बैनर पोस्टर लिए और राज्यपाल गो बैक के नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दिए। बजट सत्र का आगाज आज से हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत और बहुत हंगामेदार ये आज का दिन रहा। पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी की। अलग अलग मसलों को लेकर पूरी तैयारी के साथ विपक्षी दल भी विधानसभा पहुंचे और इसी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पूरा कंप्लीट किया। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत और सीएम योगी भी सदन में मौजूद रहे। अभिभाषण के दौरान वहां पर जबरदस्त हंगामा विपक्ष का देखने को मिला। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर हंगामा किया विपक्षी दलों के विधायकों ने। उसके बाद जब सत्र की शुरुआत हुई तो भीतर जैसे ही पहुंचे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार नारेबाजी का सिलसिला थमा नहीं। पूरे अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, ये आपको बता दें। भारत के विकास का इंजन उत्तर प्रदेश है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और यूपी में सबसे अधिक जनधन खाते खोले हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। 4 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है।
एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रकाराधीन है, जिससे 10,000 करोड़ से अधिक निवेश की संभावना है। 21,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों को निर्माण एवं 18,407 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन 9 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण तथा 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नए मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। और वहीं आज की कार्यवाही और सत्र संचालन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा का आज का आचरण बेहद घटिया रहा, बेहद खराब रहा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, सदन की शुरुआत के पहले ही हंगामा शुरू हो गया था चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास, और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी वो चलता रहा। देखिए, जो सदन के प्रारंभ से पहले जो इन्होंने आज प्रदर्शन किया था वह तो उनका मीडिया इवेंट था। कैसे मीडिया में स्पेस पाएं, और आप लोग भी दिखा दिए उनको और सवाल भी पूछ रहे हो। लेकिन जो सदन के अंदर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान इनका आचरण था वह बहुत ही घटिया किस्म का था, महिला विरोधी आचरण था। और इनके मतलब जो सामान्य नए सदस्य चुन करके आए उनके हाथ में तख्तियाँ तो देखी जाए तो समझ में आता है। स्वयं श्री अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी, सारे जी इनके सीनियर थे, वो भी हाथ में तख्तियाँ लेकर के ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे लगता था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मतलब सपा का सफाया होने जा रहा है। जब कल बैठक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें तय हुआ था कि वो अपना विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे, तो विरोध दर्ज कराने का सबको अधिकार है, विरोध दर्ज कराइए। विपक्ष रचनात्मक भूमिका भी अदा करता है, अपना रचनात्मक दायित्व अदा करता है, लेकिन ये अपराधी और माफिया, गुंडे, अराजक तत्वों की तरह अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह गलत है। अगर उनको कोई बात कहनी है, सरकार ने कहा है कि आपके पास जितने सवाल हों हर सवाल का जवाब लेकर के हम बैठे हुए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था तो उस दौरान हंगामा क्यों किया इन्होंने? एक महिला राज्यपाल का अपमान करने की कोशिश क्यों किया इन्होंने? चर्चा करते, अपने सवाल उठाते, उस पर जवाब दिया था, लेकिन जिस तरह से सपा ने हंगामा किया वो कहीं ना कहीं एक महिला राज्यपाल का अपमान भी है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि सदन के भीतर अगर आप सवाल उठाते हैं तो वो जायज़ है, सवाल आप उठाएंगे, आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो आचरण समाजवादी पार्टी का आज रहा वो बेहद खराब रहा। ये कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। खुद शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव तख्तियां लेकर के बैठे हुए थे। अगर उनको अपनी बात रखनी थी तो सदन के भीतर वो अपनी बात रखते, मुकम्मल जवाब उनको भीतर अच्छे से मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया, जो कि गलत है। और इससे ये प्रतीत हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण जो शुरू होने वाला था उससे वो डर गए थे, ये साफ तौर से दिखाई दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है और जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला समाजवादी पार्टी का, उसी को लेकर ये रिएक्शन आपने सुना। सत्र की कार्यवाही और हंगामे पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी कहा है कि सपा सांकेतिक धरना देने का काम कर रही थी। अभिभाषण पर उन्होंने कहा कि सारी बातें झूठी थी। अभिभाषण के दौरान जो बातें राज्यपाल ने कही, सुनिए सर। हमारे साथ में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। नरेश जी, जिस तरह से सदन की शुरुआत हंगामे भरी, पहले सदन के बाहर फिर सदन के अंदर सपा का इतना विरोध प्रदर्शन। देखिए, आज सदन का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी पूर्व की भांति इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक सांकेतिक धरना देकर के अपनी बात उठाने का सदैव कार्य करती है। क्योंकि सदनों का समय बहुत कम है, सदन का कार्यकाल भी बहुत कम किया जाए। पिछले साल कुल 14 दिन चलाया गया, पूरे साल भर में 14 दिन बैठक हुई है। सत्र में, सदन के अंदर ज्वाइंट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को प्रारंभ किया गया, लेकिन सरकार उनसे सब गलत बातें पढ़वा रही है। सरकार एकदम झूठी बातें कर रही है, जिसका समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है कि सरकार को धरातल पर देखना चाहिए और सच्चाई को आईने दिखाना चाहिए। ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए, जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से लगातार सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह सपा को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और जिस तरह से मीडिया के साथ भी बदसलूकी आज हुई, उनका कहना है उसका भी सपा विरोध करती है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।